Hello students, welcome to MCQ series of IR Academy. In this video, we are going to start P block chapter. So our first question is, which of the following element can be involved in p pi d pi bonding? इनमें से कौन सा एलिमेंट p pi d pi बॉन्डिंग शो करता है? तो जिसके पास डी पाई ऑर्बिटल होगा वही शो करेगा। नाइट्रोजन के पास डी पाई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, सेम ऐसे कार्बन के पास भी अवेलेबल नहीं होता, बोरॉन के पास भी अवेलेबल नहीं होता। डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है फॉस्फोरस के पास, तो यही पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कर पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप? इनमें से कौन टेट्राहेड्रल शेप का नहीं है? तो NH4 ये भी टेट्राहेड्रल शेप का है, प्लस SiCl4 इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल। सेम ऐसे अगर हम बनाएंगे SO4 2 माइनस, ये भी टेट्राहेड्रल शेप का है। अगर हम बनाएंगे SF4 माइनस SF4, तो SF4 टेट्राहेड्रल शेप का नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या होगा, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल शेप का नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन आएगा और ये टेट्राहेड्रल शेप का नहीं होगा। इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप होगी सीसो, और इसकी ज्योमेट्री जो होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3t। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। SF4 इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, इन फॉलोइंग कंपाउंड में से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हमें बताना है। पहला है ASH3 SbH3 PH3 NH3। ये सारे नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन अ ग्रुप, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेबल कौन होगा? सबसे टॉप पर प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन वाला कंपाउंड, तो NH3 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा इन सभी में से। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH, E कोई एक एलिमेंट है गिवन बिलो, विच ऑफ द कंपाउंड विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी हुई है, फिर से सभी नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड है, और हमें बताना है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इनमें से। तो इसको हम फिर से बता सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर हम यहाँ से देखें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है। और जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो भी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि सबसे नीचे वाला कंपाउंड होगा, सबसे नीचे जो प्रेजेंट एलिमेंट होगा उस ग्रुप के अंदर, वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर का होगा। तो SpH3 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग करेक्टर का होता है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करते हैं। However, bismuth form only one well characterized compound in +5 oxidation। और कह रहा है कि बिस्मथ जबकि एक ही कंपाउंड बनाता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। द कंपाउंड इज, और वो कंपाउंड कौन सा है जो बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है? तो एक ही कंपाउंड बिस्मथ क्यों बना पाता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करती है। तो +5 का एक ही
कंपाउंड मिलेगा नीचे, मतलब +5 की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, और +3 की इंक्रीज करेगी। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाएगी, जबकि +5 की डिक्रीज करती जाएगी। तो +5 एक ही कंपाउंड बना पाता है, BiF5, इसमें फ्लोरीन -5 एंड बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। और ये फ्लोरीन ही क्यों बना पाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट साइज होता है और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसकी वजह से ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा पाता है बिस्मथ को। तो BiF5 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इन, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है। तो नाइट्रोजन के पास वैसे तो 3 बॉन्ड पे बना पाता है, लेकिन एक लोन पेयर अवेलेबल होता है जिससे कि एक और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। तो 1 2 3 4 मैक्सिमम वैलेंसी नाइट्रोजन 4 तक अचीव कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट फॉर NO3 आयन, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट में ये जो NO3 आयन, नाइट्रेट आयन, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है, जब हम फेरस सल्फेट को NO3 आयन के साथ डालते हैं तो ब्राउन कलर फॉर्म होता है। ठीक है, जिसी को कहते हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट कंफर्म हो गया। ये नाइट्रेट का टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर होने वाली रिएक्शन क्या होती है, NO3 नाइट्रेट प्लस 3Fe2 प्लस प्लस 4H प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 3Fe3 प्लस, आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया और इसने नाइट्रोजन को रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम लिखें फेरस H2O6 2 प्लस प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कि हमसे पूछा हुआ है, FeH2O5NO2 प्लस, ये कंपाउंड फॉर्म होगा ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर की रिंग जैसा बनेगा, FeH2O5NO प्लस, FeH2O5NO2 प्लस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमोनिया ऑन स्केल स्केल अमोनिया ऑन स्मॉल स्केल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अमोनिया स्मॉल स्केल पर किससे ऑब्टेन किया जाता है। मतलब स्मॉल स्केल पर हम अमोनिया को ऑब्टेन करते हैं तो किस कैसे ऑब्टेन करते हैं, अमोनियम सोल्ट एंड स्लेट लाइम को जब हीट करते हैं तो अमोनिया की फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाती है। तो अमोनियम सोल्ट डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद स्लेट लाइम, सोडियम सोल्ट, अमोनियम सोल्ट विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा। तो स्लेट लाइम के साथ जब अमोनियम सोल्ट को डिकम्पोज करते हैं तब अमोनिया की फॉर्मेशन हो पाती है। Which of the following statement is incorrect about ammonia? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अमोनिया को लेके। फर्स्ट कह रहा है अमोनिया गिव्स व्हाइट फ्यूम विद HCl, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अमोनिया व्हाइट फ्यूम्स देती है व्हेन रिएक्ट विद HCl। NH3 इज इनसोल्यूबल इन वाटर, अमोनिया इनसोल्यूबल होती है इन वाटर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अमोनिया जो है वो सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। NH3 अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस, अमोनिया लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अमोनिया सोल्यूबल होता है और सोल्यूबल होने के बाद क्या फॉर्म करता है, अमोनिया गैस को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में वो NH4 प्लस प्लस माइनस OH, ठीक है, दोनों ही एक्वस फॉर्म में होते हैं, ये फॉर्म कर लेता है, इसकी वजह से वो सोल्यूबल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, इनको हमें इंक्रीजिंग रेडियाई के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है।
तो फिर से टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज करती है रेडियाई। तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप रेडियाई जो है इंक्रीज करेगी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाटर इज मच लेस वोलेटाइल देन H2S बिकॉज वाटर जो है लेस वोलेटाइल होता है H2S की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर क्या हो पाती है, वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज कम्पेयर टू H2S के अंदर जो सल्फर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के साथ जुड़े होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है। और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेशक हाइड्रोजन एलिमेंट से जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बॉन्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जिनको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और ये लेस वोलेटाइल बन जाता है। और यहाँ पे बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं जिनको ब्रेक करना इजी हो जाता है, और ये ब्रेक करना इजी हो जाता है और ये मोर वोलेटाइल हो जाता है। तो हाइड्रोजन इज लूजली बॉन्डेड विद सल्फर, sulfur atom is less electronegative than oxygen atom, sulfur atom is more electronegative, H2 bond angle is nearly। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सल्फर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट इज tetrafluoride of element of group 16 have hybridization and structure respectively are। टेट्राफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर हमें बताना है जो कि ग्रुप 16 का एलिमेंट, ग्रुप 16 के एलिमेंट का कोई भी टेट्राफ्लोराइड हो। तो अगर हम बनाएं SF4, इसका हमें ज्योमेट्री और शेप बताना है। तो अभी हमने जस्ट किया ही था SF4 का, लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा डिफ्रैक्शन आ जाएगा। इसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और शेप क्या होगा, इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम अजाइड सेपरेटली वी गेट। जब इन दोनों को हम हीट करेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट और बेरियम अजाइड को, तो क्या फॉर्म होगा? तो जब हम बेरियम अजाइड को हीट करेंगे तो वहां से फॉर्म होगा बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैस। तो दोनों ही केस में नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी। N2 इन बोथ केसेस, वी गेट N2 इन बोथ केसेस। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर किससे प्रिपेयर करते हैं? तो ये जो CH2 होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, जब हम इसको इवेपोरेट करते हैं तब फॉर्म होता है रोम्बिक सल्फर।
उसके बाद ये जो होता है वो इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन क्योंकि ये अनपोलर होता है तो ये इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर, और सोल्यूबल किसके अंदर होगा, जो कि नॉन पोलर सब्सटेंस हो, जैसे बेंजीन, ईथर, इन सब के अंदर ये थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता है। तो रोल ऑफ SO2, रोम्बिक रोल ऑफ SO2 से फॉर्म हुआ है। उसके बाद हमें देखना है कि मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक किससे फॉर्म होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर किया जाता है मेल्टिंग ऑफ रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर को जब हम मेल्ट करते हैं तब फॉर्म होता है। तो रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हमें बताने इनमें से कौन से हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर वो होते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन आपको निकाल के दिखाऊं, PrO2 माइनस, जिसमें ब्रोमीन के 35 प्लस ऑक्सीजन के 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है जिसके 8 होते हैं, और -1 यहाँ पे चार्जेस की वजह से मैंने +1 किया है, तो रिश्ते हो जाते हैं 52। सेम ऐसे ही अगर मैं BrF2 प्लस के निकालूं, तो ब्रोमीन के 35 प्लस फ्लोरीन के 9, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है तो हम -1 करेंगे, जिससे इसके भी निकल आ जाते हैं 52। 52 दोनों की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर हम बाकियों के निकालना चाहें, अगर ICl2 के निकालें और ClO2 के निकालें, तो ICl2 के 53, आयोडीन के प्लस क्लोरीन के 2 into 17, तो यहाँ से हो जाएगा ये 87। सेम ऐसे अगर ClO2 के निकालें तो उसके निकल जाएंगे 33। तो ये सेम नहीं है, इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसी तरीके से आप बाकियों के भी निकाल लेना, किसी के भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं होगी। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ SO2 इज, इंडस्ट्री में SO2 किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और, सल्फाइड और से हम प्रिपेयर कर सकते हैं SO2 को। जिसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, इसमें इन्वॉल्व होती है FeS2, जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें, जिसको हम ऑक्सीजन से रोस्ट करवाते हैं। देन फॉर्म होता है Fe2O3 प्लस SO2। तो यहाँ से SO2 की फॉर्मेशन हो पाती है। तो FeS2, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें इनके ऑक्साइड को इनके नाम से मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। तो ये जो Pb3O4, इस ऑक्साइड का क्या नाम है, ये है मिक्स्ड ऑक्साइड। किस किस की मिक्स ऑक्साइड होती है ये, PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड, एंड Pb2O3, इन दोनों की मिक्स ऑक्साइड होती है। तो ये ए का हो जाएगा 4, मिक्स ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो गए हैं। नेक्स्ट N2O, N2O है जो वो है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब बी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेम ऐसी MN2O7, ये है एसिडिक ऑक्साइड, एंड Bi2O3 इज बेसिक ऑक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर एटम इन SO2 मॉलिक्यूल, SO2 मॉलिक्यूल में हमें स्ट्रक्चर बताना है। SO2 मॉलिक्यूल पे क्या होगा, तो फिर से वही यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमें हाइब्रिडेशन दी हुई है ऑप्शंस में, तो हमें हाइब्रिडेशन बतानी है। तो इसकी sp2 हाइब्रिडेशन होगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या होगी SO2 के अंदर, sp2 हाइब्रिड होगा।
द कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में, ठीक है, हम करेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो वेनेडियम पेंटोक्साइड हम यूज करते हैं। और रिएक्शन क्या होती है? SO2 प्लस ऑक्सीजन। जब हम प्लेटिनम और V2O5 की प्रेजेंस में हम करेंगे तो हमें मिलती है SO3, जिससे कि आगे हम H2SO4 बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द एडिशन ऑफ concentrated sulfuric acid to chloride salt, colorless fumes are evolved, but in case of iodide salt, violet fumes comes out. This is because, तो उसके अंदर तो कलरलेस फ्लेम्स निकल के आती हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड को क्लोराइड सॉल्ट के साथ डालते हैं, लेकिन जब हम आयोडाइड सॉल्ट के साथ डालेंगे तो वायलेट कलर की फ्यूम्स निकल के आएंगी। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो HI है, आयोडाइड सॉल्ट, ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन में किया भी था कि टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है, तो इसका रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा होगा तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये क्या करता है, ये H2SO4 को क्या बना देता है, SO2 बना देता है, और खुद क्या हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में। और I2 का जो कलर है आयोडीन का, वो होता है वायलेट कलर, जिसकी वजह से ये वायलेट कलर दे पाता है। HI इज ऑफ वायलेट कलर नहीं, HI चेंज टू HiO3 नहीं। इसकी अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो रिएक्शन क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड गिव SO2 प्लस I2 प्लस वाटर, और ये I2 ही वायलेट कलर का होता है। HI गेट ऑक्सीडाइज टू I2, HI जो है वो I2 तक ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्साइड ऑफ सल्फर? इनमें से सल्फर के पर ऑक्साइड कौन है? तो पर ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, पर ऑक्साइड के अंदर, पर ऑक्सो एसिड्स के अंदर, पर ऑक्सो एसिड्स के अंदर क्या होता है, दो ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रखे होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं इसको हम। तो ये किस किस के अंदर पॉसिबल होता है, H2SO5 के अंदर, H2 H2O8 के अंदर, ठीक है। ये H2SO5 जब आपस में जुड़ते हैं तो H2H2O8 ये फॉर्म करते हैं, जिनके अंदर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पर ऑक्सो एसिड बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो H2SO5 एंड H2H2O8, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रॉम फॉलोइंग विच पेयर ऑफ एलिमेंट केप्ट इन सेम ग्रुप? इन सारे एलिमेंट में से जो एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, तो सेम ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो ये जो है 37 एटॉमिक नंबर और 17 एटॉमिक नंबर एंड 30 एटॉमिक नंबर, 20 एंड 40, 11 एंड 33, 17 एंड 35। इन सभी एटॉमिक नंबर से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिनके अंदर लास्ट वैलेंट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वही जो होगा सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट आएगा। तो इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो NH2 NP5 आएगा, जिनके अंदर दो एलिमेंट सेम होंगे, एक तो क्लोरीन और एक ब्रोमीन। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप निकालोगे यहाँ से, 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियॉन 3s2 3p5।
ऐसे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, जिसके हम लिखेंगे आर्गन 3d10 4s2 4p5। तो यहाँ से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है। हमें नाम पता करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और जिन दोनों का लास्ट वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो सेम ग्रुप के एलिमेंट होंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन affinity for halogen is। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना है हमें हेलोजन का। तो टॉप टू बॉटम जो हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है, तो उसी के ट्रेंड में हम अरेंज कर दें इनको। टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड डिक्रीज करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। Affinity of hydrogen decreases in the group from fluorine to iodine. Which of the halogen acids should have highest bond dissociation enthalpy? Affinity of hydrogen जो है वो डिक्रीज करती है फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हेलोजन एसिड की हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन में, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी सबसे टॉप पर प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूल की। तो HF जो है वो सबसे टॉप पर प्रेजेंट है, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। द करेक्ट कलर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग ऑक्सी एसिड। करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है ऑक्सी एसिड्स का। क्या करेक्ट ऑर्डर होगा? तो सबसे पहले आएगा HClO, उसके बाद आएगा, अब इसमें अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सेम ऐसे अगर हम निकालेंगे HClO2 की, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन प्रेजेंट है। उसके बाद HClO3 देन HClO4। तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली, फिर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, वही उनके एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैसे निकाली? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, देन हाइड्रोजन की +1 होती है। जब हम इसकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को X ले लेंगे और इन सभी को ऐड करके, ये मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है, तो 1 + x + -2 = न्यूट्रल। तो वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1। इसी तरीके से मैंने बाकियों के भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, तो आप सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देख सकते हो। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा वही एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? NO2 is an anhydride of nitric acid. Carbon monoxide is an anhydride of formic acid. Cl2O3 is an anhydride of hypochlorous. Cl2O7 is an anhydride of perchloric acid। तो इनमें से हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो परक्लोरिक एसिड है, ये जो परक्लोरिक एसिड है जी, किससे ऑब्टेन करते हैं? ये Cl2O5O7 से ऑब्टेन करते हैं। और इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है? Cl2O7 को जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो फॉर्म होता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड। इसलिए इसको, ये जो परक्लोरिक एसिड है, इसको क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी हुई है, द अबव रिएक्शन ऑफ क्लोरीन प्रिपेयर्ड इज ऑफ। हमें बताना है कौन सा प्रोसेस है। तो ये डेकेन्स प्रोसेस है, ठीक है। डेकेन्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है किसकी? हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl की, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ।
और कौन सा कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, CuCl2 कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है डाइकेन्स प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से दो रिएक्शन दी हुई है और हमें बताना है कि ABCD कौन कौन से एलिमेंट या कंपाउंड होंगे। हमें NaOH दिया हुआ है डाइल्यूट कंडीशन में क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सेम ऐसे ही NaOH दिया हुआ है हॉट। ये मैंने क्लास में कराया था क्वेश्चन और बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कंडीशन का। एक जगह कोल्ड एंड डाइल्यूट ले रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक जगह हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले रहे हैं। तो जहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा वहां पे फॉर्म होगा NaCl एंड NaOCl। जहाँ पे हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा वहां पे फॉर्म होगा NaCl एंड NaClO3। तो जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, NaCl 1 और NaOCl भी 1 ही रहेगा। तो इसमें से ऑप्शन बी और डी इनकरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जब हम इसको ही रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 5 एंड 1 निकल के आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेट, ऑप्शन यहाँ पे 5 NaCl दे रखा है, यहाँ भी 5 NaCl दे रखा है। NaOCl NaOClO3, NaOClO3 फॉर्म नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। NaCl एंड NaOCl फॉर्म होगा ए बी में, और सी डी में 5 NaCl एंड NaClO3 फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है हमें इनके फॉर्मूला कंपाउंड से और उनकी शेप से। तो SF4 अभी हमने देखा था कैसे कैसी शेप का होता है। SF4 सीसो शेप का होता है। तो ए को हम मिला देंगे थर्ड से, तो COD इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। BRF3 की शेप का होता है। BRF3 बैंड टी शेप का होगा। BRF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, तो इस शेप का होगा BRF3। इसके पास ब्रोमीन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, इसकी वजह से इसका रिपल्सन होगा और ये बैंड टी शेप फॉर्म कर लेगा। तो बी का हो जाएगा 4 एंड COD। BrO3 माइनस किस शेप का होगा, BrO3 माइनस इसके पास कितने होंगे, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो अगर हम बनाएंगे BrO3, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो बाकी बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 इसने शेयर कर दिए। इसके पास अभी एक दो इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, तो ये इसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल। तो सी जो है उसको हम मैच करेंगे 2 से। उसके बाद NH4+ हमने अभी देखा था टेट्राहेड्रल शेप का होता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। तो 3 4 2 1 ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का मेन सोर्स क्या होगा, तो मोनाजाइट सैंड जो है वो मेन सोर्स होता है हीलियम का। ठीक है, मोनाजाइट सैंड। और ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव मिनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें। तो फिर से टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी, हीलियम, नीनियन, नियोन, आरोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। द गैस यूज्ड इन लैंप विच पेनिट्रेट फॉग, फॉग लैंप में कौन सी गैस यूज करते हैं, तो फॉग लैंप लैंप के अंदर हम नियोन गैस यूज करते हैं जो कि जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर्स हाई होती है। तो फॉग लैंप के अंदर क्या होता है, फॉग लैंप के अंदर हम नियोन को लो प्रेशर में प्रेजेंट करते हैं। लो प्रेशर में हम इसको लैंप के अंदर डालते हैं नियोन गैस को, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है।
इसलिए वो पेनिट्रेट कर पाती है फोक के अंदर। इन XeF4 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe एटम, Xe एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? XeF4, तो अगर हम यहाँ से हाइब्रिडेशन निकालें तो हाफ, हाइब्रिडेशन का क्या फॉर्मूला होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन के अंदर 8 होंगे, प्लस ये कितने मोनो एटॉमिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है, तो 8 + 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6। और 6 पे कैसे होते हैं? पहले SP D हम लिखते हैं, S एक होता है, P मैक्सिमम 3 होते हैं, तो SP3 कितने बचे? 2 बचे, तो SP3D2, SP3D2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 3 एंड 2, 3 2 5 और 1 6। In the preparation of compound of xenon, Bartlett had taken O2 plus PtF6 minus as a base compound. This is because उसने इसको एज अ बेस कंपाउंड क्यों लिया था? क्योंकि जो ऑक्सीजन और xenon की अगर हम बात करें, दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? सेम थी। और जब वो सोच रहा था कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम है और वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो जेनॉन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी तो ऑक्सीजन के बराबर ही है, तो ये भी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और इस बेसिस पे उसने जेनॉन को रिएक्ट करवाया था और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया था। तो बोथ हैव सेम साइज? नहीं, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोथ हैव सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इज करेक्ट ऑप्शन होगा। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in xenon in XeOF4 respectively are। तो कितने लोन पेयर हैं इसके पास और कितनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी XeOF4? तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, पहले मैंने XeF4 बना दिया और मैंने फिर ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब xenon के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं xenon के पास, जिसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शेयर कर चुका है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फोर्थ यहाँ, और फिफ्थ और सिक्स यहाँ शेयर कर चुका है। 6 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर चुका है, बाकी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो कि लोन पेयर की तरह रहेंगे, तो इसके पास एक लोन पेयर होगा। सेम ऐसे अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाफ इंटू जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं इससे? तो मोनोवैलेंट एटम 4 जुड़े हुए हैं, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 6 आएगा, फिर से ये sp3d2 ही होगा। ठीक है, डाईवैलेंट एटम जो कि ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, उसको हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो sp3d2 एंड 1, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 and 2 and mark the correct option. It is partially hydrolysis does not change oxidation state of central atom. पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाता है पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता सेंट्रल एटम की, वो है XeF6। XeF6 में अगर हम जेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +6 होती है, अगर हम इसको पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये XeO3 फॉर्म कर लेता है +6HF, तो यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहेगी। ठीक है, तो जेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही उसके पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करने पर, तो ए का हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, इट इज इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस, मॉडर्न डाइविंग एपरेटस के अंदर क्या फिल करते हैं? तो जो हीलियम गैस है उसको मॉडर्न डाइविंग एपरेटस के अंदर फिल करते हैं, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। नेक्स्ट, इट इज प्रोवाइड इनर्ट एटमोसफेयर फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इनर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है आर्गन। ठीक है, आर्गन जो गैस है वो इनर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड करती है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, नोबल गैस है और लेस रिएक्टिव है, इस वजह से हम आर्गन को यूज करते हैं, तो सी का हो जाएगा 4। एंड डी, इट सेंट्रल एटम इज इन sp3 हाइब्रिडेशन, तो XeF4 अभी हम 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं इसको, डी का हो जाएगा 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 इज करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रीजन एंड असर्शन
क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हम यहाँ से। N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। N2 जो है वो लेस रिएक्टिव है P4 से। तो ये असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। N2 जो है वो लेस रिएक्टिव है P4 से। अगर हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो N2 लेस रिएक्टिव है P4 से। क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N2 इज हायर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि N2 ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है और ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, इसलिए ये कम रिएक्टिव है। तो नाइट्रोजन रीजन वाली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी देन फास्फोरस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कह रहा है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फास्फोरस। ये एकदम गलत बात है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की जो है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी नाइट्रोजन की कम होती है एज कम्पेयर टू फास्फोरस। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एस्टेटिन टू बिस्मथ देयर इज ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई। एस्टेटिन से बिस्मथ तक हम जाएंगे तो थोड़ा ही एटॉमिक रेडियाई जो है वो थोड़ी ही इंक्रीज करती है। तो ये असर्शन एकदम करेक्ट है। जैसे जैसे हम डाउन द पीरियड जाते जाएंगे, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, किस ऑर्डर में इंक्रीज करेगी उनकी एटॉमिक रेडियाई, वो ऑर्डर थोड़ा सा डिक्रीज करने लगेगा, मतलब थोड़ी थोड़ी ही इंक्रीज करेगी। और ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पर लगता है? डी और एफ ऑर्बिटल जहाँ पे आने लगेंगे, तो जैसे हम डाउन द पीरियड जाएंगे डी और एफ ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होने लगेंगे, ठीक है, हैवियर एलिमेंट के अंदर। तो जैसे जैसे डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने लगेंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट आने लगेगा। और शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की तरफ रिपल्सन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई इतना हाईली इंक्रीज नहीं हो पाता, स्मॉल इंक्रीज होता है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट क्या कहती है? डी एंड एफ ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड इन हैवियर एलिमेंट। कह रहा है कि डी और एफ ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं हैवियर एलिमेंट में। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं जिसकी वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपेल करते हैं और एटॉमिक रेडियाई उतनी डिफरेंस में इंक्रीज नहीं हो पाता। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।